आदरणीय सभी समाज के सम्मानित मेरे भाइयों बहनों, मैं अशोक चौधरी मेरठ से एक विषय जो अभी घटना घटित हुई कि हमारे बीच आज़ाद भारत में सबसे सफल और आक्रामक आंदोलन के नेता कर्नल किरोड़ी बैसला 31 मार्च को इस नश्वर संसार को छोड़कर स्वर्गलोक चले गए। उनके इस निधन पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं कुछ बात आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। साथियों, भारत में एक बहुत लंबे समय तक विदेशी शासन रहा, जिस शासन में उन विदेशी हुक्मरानों ने हमारे ही देश के कुछ लोगों से साठगांठ करके देश के बहुसंख्यक समाज का शोषण किया, जिसके कारण भारत का बहुसंख्यक समाज, एक बहुत बड़ी आबादी मेन लाइन से हट गई। जिस समय देश में आज़ादी की लड़ाई चली और हमें आज़ादी प्राप्त हुई, तो उस समय देश के सामने और देश के नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि जो किसानों का शोषण जमींदारों के द्वारा, रजवाड़ों के द्वारा किया गया, जो दलित आदिवासियों का शोषण हुआ, जो महिलाओं का शोषण हुआ, उन सबको न्याय कैसे मिले। इसलिए भारत सरकार ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, जहां किसानों में ज़मीन वितरित करने के लिए सीलिंग एक्ट जैसे कानून बनाए, वहीं देश की सरकारी नौकरी में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, उसमें आरक्षण के रूप में एक व्यवस्था बनाई। लेकिन जैसे ही ये व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू हुई, इसका विरोध भी प्रारंभ से ही रहा। देश का एक बहुत बड़ा तबका, उसका ये कहना था कि आरक्षण उचित नहीं है, इससे प्रतिभा का हनन होता है, इससे भेदभाव है उत्पन्न होता है। लेकिन दूसरी तरफ देश के बहुत बड़े बड़े नेताओं का ये कहना था कि इसके बिना काम नहीं चलने वाला। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो बहुत समय से देश की मेन लाइन में नहीं है, वह इसे लागू करे बिना नहीं आएगा। अतः कर्नल साहब को श्रद्धांजलि देते हुए, क्योंकि उन्होंने जो आंदोलन थे वो भी आरक्षण को लेकर ही थे, मैं इस विषय पर थोड़ा सा खुलासा, जितनी मुझे जानकारी है, मैं आपके सम्मुख करना चाहता हूँ। साथियों, दुनिया में जो शासन चलता है उसके दो आधार हैं, एक पुलिस स्टेट है, एक वेलफेयर स्टेट है। पुलिस स्टेट का मतलब यह होता है कि जो कानून है उसके अनुसार चलना है। वहाँ उसमें यदि कोई नहीं फिट बैठ रहा तो उसके दुख सुख से शासन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो वेलफेयर स्टेट है, जिसको कल्याणकारी राज्य कहते हैं, उसमें यह व्यवस्था है कि जो देश की सरकार है या जो देश के साधन संपन्न लोग हैं, वो कमज़ोर लोगों के लिए कोई ना कोई व्यवस्था देते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ राहत, कुछ ना कुछ स्थितियाँ बनाते हैं, ताकि वो लोग कमजोरी के कारण
समाप्त ना हो जाएं, दुर्दशा के ग्रस्त ना हो जाएं। भारत में जो शासन प्रणाली रही है सदियों से, वह हमेशा कल्याणकारी राज्य की रही है। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि देश के बड़े बड़े सेठ साहूकार पहले धर्मशालाएं, कुआं वगैरह खुदवाते थे, वो अपने निजी पैसे से खुदवाते थे, इसलिए ताकि जो आने जाने वाले गरीब कमज़ोर लोग हैं वे उसका बेनिफिट उठा सकें। लेकिन बीच में जो शासन आया सन 1192 से लेकर, जिसे दिल्ली सल्तनत काल कहते हैं, तो उस समय ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा समाप्त हो गई और पुलिस स्टेट एक तरह से लागू हो गया। जब काफ़ी लंबे समय हो गया और अंग्रेज यहाँ पर आए, उस समय भी वो भी पुलिस स्टेट ही चला रहे थे, लेकिन सन 1815 से उन्होंने विश्व में संदेश दिया कि हम कल्याणकारी राज, वेलफेयर राज के समर्थक हैं। साथियों, भारत में जब ब्रिटिश राज चल रहा था तो करीबन 1786 में जब गवर्नर जनरल होता था, जिसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहते थे, उस समय अंग्रेज़ों को ऐसा महसूस हुआ कि सरकारी नौकरियों में जो कर्मचारी चाहिए उनमें बिना हिंदुस्तानियों के काम नहीं चलेगा, क्योंकि सब लोग इंग्लैंड से लाए जाएंगे तो वे उनकी नौकरी भी ज़्यादा देनी पड़ती थी, व्यवस्थाएं उनके रहने की बनानी पड़ती थी। तो सन 1786 में उन्होंने, जिसे आज हम आईपीएस कहते हैं, आईसीएस के लिए भारतीयों के लिए रास्ते खोले कि आप भी कंपटीशन में बैठो। वो कंपटीशन लंदन में होता था, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पाया। सन 1857 की क्रांति के बाद जब देश का शासन सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया, तो सन 1862 में पहले आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो देश के प्रख्यात कवि रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, उनका चयन हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि पहला आईसीएस बनने के लिए ही सन 1862 का इंतज़ार करना पड़ा। अंग्रेज़ों को जब यह सूझा कि लोग नहीं आ रहे, निकल पा रहे, तो उन्होंने सन 1872 में जो वायसराय थे यहाँ के भारत के, उन्होंने राजस्थान के अजमेर में और गुजरात के राजसमंद जिले में राजकोट में 2 कॉलेज का निर्माण कराया, जिसमें राजाओं के और बहुत बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते थे। सन 1878 में जो वायसराय यहाँ पर आए, उन्होंने 3 कानून बनाए। एक तो जो लाइसेंस का, जो गन हाउस के, जो गन के हम लाइसेंस लेते हैं हथियार रखने के लिए, उन्होंने वो लागू किया। और दूसरा जो आईसीएस की आयु थी वो 19 वर्ष की, जो पहले 21 वर्ष थी। और तीसरा जो है 1/6 छठवां हिस्सा भारत के जो आईसीएस थे जिनकी जरूरत थी, उसमें आरक्षण के रूप में एक कोटा निर्धारित किया। तो साथियों, भारत में जो सबसे पहला रिजर्वेशन जो आरक्षण हुआ, वो एक तरह से भारतीयों के लिए 1/6 भाग अंग्रेजों ने दिया, जो आईसीएस अधिकारी के रूप में था। साथियों, पूरे विश्व में जो ये प्रक्रिया है, ये 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक तो प्रीफरेंस, वरीयता जिसे कहते हैं, और दूसरा आरक्षण, कोटा जिसे कहते हैं। जो अमेरिका और ब्रिटेन है, उसमें ये जो प्रक्रिया है ये प्रीफरेंस पर आधारित है। मतलब यदि एक ब्लैक, एक वाइट और एक महिला किसी एक पद के लिए बराबर अंक ले आए, तो फिर वे निर्धारित करते हैं कि भाई ब्लैक ले लिया जाए, और ब्लैक नहीं आया तो फिर महिला को ले लिया जाए, लेकिन अंक बराबर ही हों। और कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं कि भाई चलो, यदि 700 नंबर तीनों के हैं तो महिला के 690 हैं, ब्लैक के 680 हैं, तो 680 वाले को ले लिया जाए।
लेकिन हमारे यहाँ वो प्रीफरेंस वाला नहीं, कोटा जो आरक्षण है वो उन्होंने अंग्रेजों ने शुरू करा। और जब ये प्रणाली यहाँ पर शुरू हुई, क्योंकि ये बड़े लोगों के लिए थी, मालदारों के लिए थी, जिसे हम क्रीमी लेयर भी आज कह सकते हैं। आगे चलकर सन 1902 में जो कोल्हापुर के राजा शाहू जी थे, उन्होंने अपने राज्य में 50% आरक्षण दिया, जिसमें जो उनके यहाँ सरकारी नौकर थे वो ब्राह्मण, कायस्थ, सैंधवी और पारसी 90% से भी अधिक थे। तो उन्होंने ऐसा माना कि भाई, हालांकि वो मराठा थे स्वयं भी, और जनता भी अधिकांश मराठा ही थी, कि यदि जब डेमोक्रेसी आ जाएगी और राजा पर कोई अधिकार नहीं रहेंगे, चाहे वो न्यायिक प्रक्रिया के हों, चाहे वो कार्यपालिका के हों, तो ये बहुसंख्यक संख्या है, ये अपनी बात किसके सामने रखेगी। इसलिए आवश्यक है कि उनके लोग भी इसमें हों। इसलिए उन्होंने अपने जो क्षेत्र था कोल्हापुर शासन, उसमें 50% का रिजर्वेशन इन 4 जातियों से अलग हटके सबके लिए कर दिया था। यह भारत में पहला आरक्षण था। उसके बाद तभी से ही इसका भारतीयों में विरोध शुरू हो गया था। जो अपने बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता थे, उनका ये कहना था कि इसकी आवश्यकता नहीं है। सन 1900 में ही जो अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों के लिए एक शासन चलाने के लिए कमेटी में नॉमिनेट लोग किए थे, डॉक्टर अंबेडकर जी को उसमें नॉमिनेट किया था। उसमें भी बाल गंगाधर तिलक जी का यही कहना था कि साहब, इसमें रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बातें आगे बढ़ती हुई गई, 1927 में जब साइमन कमीशन आया, तो पूरे भारतीयों ने ही उनका यह कहकर साइमन कमीशन का विरोध किया कि साहब, इस कमीशन में तो एक भी मेंबर भारतीय नहीं है, यानी कि भारतीयों का एक कोटा उसमें चाहिए। यानी कि जो लोग अपने लोगों के विरोध कर रहे थे कि साहब इसमें रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, वो इस बात के लिए उन्होंने प्रदर्शन किया कि साहब इसमें यहाँ कोटा नहीं है, मतलब हम लोग नहीं हैं। यानी कि वो अपने लिए तो चाहते थे, लेकिन भारतीयों के लिए, अन्य भारतीयों के लिए चाहते थे। इसलिए अंबेडकर जी ने कहा, उस समय भी अंबेडकर जी और एक सर छोटू राम जी नाम के हमारे किसान नेता थे, उन्होंने साइमन कमीशन का समर्थन किया। और अंबेडकर जी ने कहा कि आप, जो महात्मा गांधी जी वगैरह थे, उनसे कि आप फ्रीडम ऑफ इंडिया चाहते हैं या फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया चाहते हैं। यानी कि जो कांग्रेस है वो भारत की स्वतंत्रता तो चाहती है, लेकिन भारत के नागरिकों की स्वतंत्रता नहीं चाहती। क्योंकि जो उस समय संघर्ष चल रहा था, उसमें जहाँ जो देश के बड़े नेता थे, जो जिसे आप उच्च वर्ग कह लीजिए, वो कमज़ोर वर्ग के प्रतिनिधित्व का तो विरोध कर रहे थे, लेकिन अपने लिए प्रतिनिधित्व अंग्रेजों से मांग रहे थे। उस इतना विरोध हुआ, उसमें लाला लाजपत राय जी की हत्या भी हो गई। और फिर जो गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ, उसमें जो अंबेडकर जी गए, तो वो अपने एससी समाज के लिए रिजर्वेशन ले आए। जिस स्थिति का वो रिजर्वेशन लाए थे, आरक्षण लाए थे, उसका भी यहाँ पर विरोध हुआ। गांधी जी ने आमरण अनशन किया, पूना पैक्ट हुआ, और ये प्रक्रिया चलती रही। ओबीसी के लिए तो उस समय कोई जिक्र था नहीं, लेकिन जब देश का संविधान बना, तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में महिला आरक्षण और ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए भी धाराएं उसमें डाल दी थी। जिस समय देश आज़ाद हुआ और ये बात आई कि भाई, जो देश का अन्य तबका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने, उनको भी आरक्षण चाहिए, तो काका कालेलकर आयोग के नाम से एक आयोग गठित हुआ। उसने रिपोर्ट दी। तो उस समय तक, क्योंकि 1931 के बाद जातिगत जनगणना नहीं थी और 1961 की जनगणना आ रही थी, तो काका कालेलकर आयोग ने कहा कि आप 1961 की जनगणना जातिगत आधार पर करा लीजिए और उसके आधार पर जो ओबीसी को रिजर्वेशन दे दीजिए। लेकिन उस रिपोर्ट को जवाहरलाल नेहरू जी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। वो भी शायद जो सरकारी नौकरियां हैं
उसमें एक तरह से आरक्षण के वे विरोध में ही थे, उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। वो चीज़ें चलती रही और 1990 में जब वीपी सिंह जी की सरकार आई, पहले जनता पार्टी के समय में मंडल आयोग बना और फिर वीपी सिंह जी ने यह आरक्षण लागू कर दिया, जिसका पुरजोर विरोध भी हुआ। इसी क्रम में जो अपने डॉक्टर किरोड़ी सिंह बैसला जी थे, जो अपने राजस्थान का गुर्जर समुदाय था, उसका यह कहना था कि ओबीसी में, हालांकि गुर्जर शुरू से ही था, कि भाई इसमें हम लोगों के साथ जो है ज़्यादा ताकतवर जातियाँ दूसरी आ गई हैं, इसलिए हमें कोई अलग रास्ता चाहिए, हमें इसमें वह सम्मानजनक स्थान या वो जो हमारी हिस्सेदारी है वो नहीं मिल रही। मेरी स्वयं की मुलाकात, क्योंकि मैं भी गुर्जर महासभा से जुड़ा रहा, दिल्ली कभी कभी बैठकों में चला जाता था, तो आदरणीय कर्नल साहब जी से वहाँ एक दो दफ़े हम रूबरू हुए। उस समय शायद राम गोपाल गार्ड जी थे, कोई राजस्थान जी के वो प्रदेश के अध्यक्ष थे। वो सफारी सूट में कर्नल साहब आए थे वहाँ पर, मुझे भी उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद कर्नल साहब ने गुर्जर आरक्षण के लिए जो एक लंबी लड़ाई लड़ी और राजस्थान के अपने गुर्जर समाज को लेकर जो आंदोलन किया, और वो आंदोलन जिस हाइट तक पहुंचाया, उस आंदोलन का कुछ तोड़ नहीं था। आज़ाद भारत में या उससे पहले जो इतने भी आंदोलन किए गए, वो कभी भी उस हाइट तक नहीं पहुंचे, उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचे जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी के नेतृत्व में राजस्थान का गुर्जर आरक्षण आंदोलन पहुंचा। और जो कुर्बानियाँ, जो शहादत 73 व्यक्तियों की उसमें हुई, वो भी एक आज़ाद भारत में अपने ही नागरिकों की हत्या अपनी ही सरकार के पुलिस के द्वारा हो गई। हालांकि ये एक बड़ी गलत बात थी, लेकिन फिर भी लोग अपनी बात के लिए, अपनी बात रखने के लिए शहीद हो गए। और अंततोगत्वा 5% का रिजर्वेशन सरकार ने दिया, क्योंकि सरकार भारत के संविधान में यह निहित है कि एक जाति के लिए कोई विशेष काम नहीं किया जा सकता, इसलिए 4 जातियों का एक ग्रुप बनाकर 5% का रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन फिर वही बहाना लेकर कि साहब ये तो 50% से ऊपर नहीं जाया जा सकता, हालांकि सरकार चाहती तो उसे दे सकती थी। उन्होंने 1% रिजर्वेशन ही दिया, जो आज तक भी मिल रहा है। और इस बात को कर्नल साहब को हमेशा, बहुत दिनों तक और हमेशा याद किया जाएगा कि उन्होंने, वे जिस समाज में पैदा हुए उसके लिए उन्होंने आजन्म संघर्ष किया। वो एक सैनिक परिवार से थे, उनके पिता भी सैनिक थे, उनके भाई भी सैनिक थे, उनके बच्चे शायद 3 में से 2 बेटे भी फोर्स में हैं। जो एक सैनिक का उनका धर्म था कि वो जब तक अपनी सरकारी नौकरी पर रहे तो देश के लिए लड़े, और जब रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, तो समाज के लिए आखिरी समय तक लड़ते रहे। ऐसे महापुरुष बड़ी मुश्किल से युगों युगों में पैदा होते हैं। मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अपनी तरफ से अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन्हें अपने स्वर्ग में वहाँ स्थान दे, और देश के, समाज के युवाओं से भी यह अपील करता हूँ कि वो जो कर्नल साहब का बताया हुआ संघर्ष का रास्ता था उसको अपनाए रखें। अपनी बात कहने के लिए, अपना सम्मान के लिए और अपनी उपस्थिति के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी बात कहने में ना हिचकिचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।